नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 7वें पाठ स्वदेश प्रेम को पढ़ने वाले हैं, जो कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। यह पाठ इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग हर साल इस पाठ के पद्यांश एग्जाम में आते हैं, जिसमें आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है। इसके 6 अंक निर्धारित होते हैं और इसमें से एक भी अंक आपको छोड़ना नहीं है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर देर ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखिए कि कवि राम नरेश त्रिपाठी की बहुत सारी कृतियां फेमस हैं, लेकिन इनके 3 खंड का भी आपको ध्यान रखना है। पथिक, मिलन और स्वप्न। मिलन और आपके स्वप्न, ये इनके 3 प्रसिद्ध खंड काव्य हैं। और इसी में से जो आपका स्वप्न खंड काव्य है, इसी में से ये कविता आपके ली गई है, स्वदेश प्रेम, याद रखिएगा। चलिए फिर सीधा अपने पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। तो पद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है कि अतुलनीय जिनके प्रताप का, साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो ऐसे ही शुद्ध उच्चारण आपको करना है। और अगर मान लीजिए ये पद्यांश आपके पेपर में आता है तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित, किसके द्वारा रचित है भाई? ये राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वप्न खंड काव्य से लिया गया है। स्वप्न खंड काव्य से लिया गया है। तो ये मैंने बता दिया आपको कि ये स्वप्न खंड काव्य से लिया गया है, कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। ठीक है, तो इस तरीके से संदर्भ लिखेंगे। फिर आपको लिखना होता है प्रसंग। तो प्रसंग में होता है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो भाई इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमारा जो देश है, इसके जो पुराना समय था, जो अतीत था, उसके बारे में बता रहा है कि वह समय कितना गौरवपूर्ण था, उस पर हम कितना घमंड कर सकते हैं, कितना गर्व कर सकते हैं। तो आप प्रसंग में लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है, गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। आइए फिर सीधा व्याख्या की तरफ आपको लिए चलते हैं। तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, व्याख्या आप अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, बस कविता को समझ लीजिए। देखेंगे, अतुलनीय जिनके प्रताप का। अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसका कोई जोड़ ना हो, जो बेजोड़ हो, जिसकी तुलना ही ना की जा सके। तो अतुलनीय जिनके प्रताप का, प्रताप यानी बल का, यश का, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, स्वयं दिवाकर। दिवाकर मतलब होता है सूर्य। ठीक है, दिवाकर मतलब होता है सूर्य, दिवा करने वाला, दिवा यानी दिन करने वाला। जैसे सूर्य के आने से दिन हो जाता है तो उसका पर्यायवाची होता है दिवाकर। ठीक है, तो यहां पर निकल रहा है कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, यानी कि हमारे वे पूर्वज जिनके अतुलनीय, जिनके बेजोड़ पराक्रम का, जिनके बेजोड़ यश का सीधा ही प्रत्यक्ष ही आपके सूर्य क्या है? साक्षी है। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति। निर्मल कीर्ति यानी कि स्वच्छ कीर्ति, निर्मल कीर्ति। निशा मतलब होता है रात, कर मतलब करने वाला। तो रात कौन करता है भाई? चंद्रमा करता है। कौन करता है? चंद्रमा करता है। यानी कि इनकी निर्मल कीर्ति, हमारे पूर्वजों की निर्मल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी पूरे विश्व में घूम घूम कर देख चुका है। ठीक है, आगे देखेंगे, देख चुके हैं जिनका वैभव, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। अगणित बार, अगणित मतलब कि अनेक बार, जिसकी गणना ना की जा सके, अनगिनत बार सुन चुका है नभ। नभ यानी कि आकाश, जिनका विजय घोष रण गर्जन, जिनका विजय घोष, जिनका विजय घोष रण गर्जन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो समझ में आप लोगों को आ गया, समझ में आपको आ गया कि जिनके वैभव को, जिनके पराक्रम को, ये नभ में, आकाश में ये चमकते हुए अनंत तारों के समूह, जिनको, जिनके वैभव को देख चुके हैं, जो चंद्रमा है, जिनकी निर्मल और स्वच्छ कीर्ति को पूरे विश्व में घूम घूम कर देख चुका है, जिनके अतुलनीय यश का, जिनके बेजोड़ यश का, पराक्रम का स्वयं सूर्य जिनका साक्षी है।
अगणित बार सुन चुका है नभ ये आकाश, उनके विजय घोषों का उनके रण गर्जन का आपके अगणित बार सुन चुका है ये नभ, उनके विजय घोषों को और उनके रण गर्जनाओं को ये नभ ये आकाश अगणित बार अनेकों बार सुन चुका है। तो ये रही आपकी व्याख्या, ये रही आपकी व्याख्या। समझ में आ गया आप लोगों को? बिल्कुल। और अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे काव्यगत सौंदर्य को। क्या समझेंगे? आपके काव्यगत सौंदर्य किस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले काव्यगत सौंदर्य में मैंने आपको कई बार बताया है कि सबसे पहले आपको लिखनी होती है कि किस भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, किस भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें कुछ संस्कृत निष्ठ शब्द हैं। तो आप लिख सकते हैं कि संस्कृत शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली। भाई खड़ी बोली तो है लेकिन कुछ संस्कृत शब्दों के साथ मिली हुई है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं साहित्यिक खड़ी बोली, या फिर और विस्तार में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि संस्कृत शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली। शैली आपके ये हो गई बोली, और भाषा के बाद आपको यहाँ पर शैली लिखनी होती है। तो शैली कैसी है दोस्तों यहाँ पर? तो लिख लीजिएगा कि ये भावात्मक शैली है। कौन सी शैली है आपके? भावात्मक शैली हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए। इसके अलावा गुण कौन सा है? तो भाई आपके गुण तो ओज है, क्योंकि रस जो है वो वीर है। जब भी रस वीर होगा, जब भी रस आपका वीर होगा तो गुण आपका ओज होगा, याद रखिएगा। और छंद कैसा है? तो भाई आपके छंद तो मात्रिक है, ध्यान रखिए कि छंद कैसा है? मात्रिक छंद है, इंपॉर्टेंट बात है। और शब्द शक्ति क्या है? तो शब्द शक्ति है आपकी व्यंजना, शब्द शक्ति है आपकी व्यंजना। तो ये रहा काव्यगत सौंदर्य, ये रहा आपका काव्यगत सौंदर्य। में भाषा आपको लिखनी है, लिखेंगे संस्कृत शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली। शैली लिखना है तो शैली लिखेंगे भावात्मक शैली है। आपसे गुण पूछेगा तो आप लिखेंगे यहाँ पर ओज गुण का प्रयोग हुआ है। रस कैसा है? तो वीर रस है। छंद कैसा है? तो मात्रिक छंद है। और शब्द शक्ति क्या है? तो व्यंजना है। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए इनको आप लोग। चलिए फिर, तो ये हो गई आपके। इसके अलावा थोड़ा सा आपको देखना होता है कि इसमें किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कहाँ कहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए, अतुलनीय जिनके, अतुलनीय जिनके में आप न वर्ण की पुनरावृत्ति देख रहे होंगे। ठीक है, कीर्ति निशाकर की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको कीर्ति निशाकर में क वर्ण की पुनरावृत्ति आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करते हैं कि जिनका विजय में, जिनका विजय में आपको किसका दिख रहा है दोस्तों? तो आपको जिनका और विजय में आपको ज वर्ण की पुनरावृत्ति होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कैसा अलंकार है आपका? अनुप्रास अलंकार है। आप लिख सकते हैं कि अतुलनीय जिनके कामा कीर्ति निशाकर कामा जिनका विजय में क्रमशः का नहीं है, यहाँ पर ज है। ठीक है, जने न है यहाँ पर, तो न क और ज वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरीके से हो गया आपके अनुप्रास अलंकार। और यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। मैंने आपको कई बार बताया कि जहाँ पर एक पूरे शब्द की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो आपको दिख रहा होगा सीधे सीधे कि घूम घूम में एक पूरे शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका काव्यगत सौंदर्य। अब नेक्स्ट पंक्तियों की तरफ बढ़ेंगे। पद्यांश 1 तो आपको पूरी तरीके से मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब पद्यांश 2 की तरफ बढ़ते हैं और पद्यांश 2 को समझते हैं कि पद्यांश 2 यहाँ पर देखिएगा कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरवर, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर। बहुत ही महत्वपूर्ण भैया आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश नंबर 2 आप लोग देखिएगा कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य, दिव्य मतलब क्या होता है दोस्तों? आपके दिव्य मतलब आप कठिन शब्दों की एक बार देख लीजिए। दिव्य मतलब होता है जो अलौकिक हो, जो देखा ना जा सके, अलौकिक हो, दिव्य हो। ठीक है, एक अर्थ आप इसको अलौकिक से लगा सकते हैं। देश का मस्तक, गूंज रही है सकल, सकल मतलब क्या होती है? सकल मतलब होता है समस्त, चारों दिशाएं जो होती हैं, जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल, अविरल मतलब होता है आपके निरंतर, लगातार, निरंतर, जिनके
महिमा का है अविरल साक्षी। साक्षी मतलब होता है गवाह, जैसे मैंने पीछे बताया आपको, अभी पीछे पंक्तियां थी कि साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, यानी कि उनकी जो बिजोड़ पराक्रम था उसका गवाह कौन है, तो सूर्य है जैसे ही। तो वैसे ही साक्षी मतलब क्या होता है, साक्षी मतलब होता है कि गवाह, ठीक है, जिसके सामने आप कर रहे हैं। मैंने कह रहे हैं कि अग्नि को साक्षी मानकर, यानी कि अग्नि के सामने, अग्नि के सम्मुख, अग्नि गवाह है इस बात की। तो साक्षी मतलब क्या होता है, आपके होता है गवाह। सत्य रूप हिमगिरिवर, सत्य रूप हिमगिरिवर उतरा करते थे विमान दल। विमान दल मतलब क्या होता है, विमानों का समूह, दल मतलब समूह, विमान मतलब विमान, तो विमानों का समूह जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर, वक्षस्थल मतलब क्या होता है, वक्षस्थल मतलब होता है सीना, जो आपका सीना होता है उसे कहते हैं वक्षस्थल, ठीक है। तो जो कुछ कठिन शब्द थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। सत्य रूप हिमगिरिवर की बात करते हैं तो ये होता है सत्य स्वरूप वाला, सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय, सत्य रूप, सत्य स्वरूप वाला हिमगिरिवर श्रेष्ठ हिमालय। समझ में आ गया भाई आपको। तो इस तरीके से कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। संदर्भ आपको वैसे ही पुराने जैसा ही लिखना है, प्रसंग में आप थोड़ा बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। प्रसंग जैसे यहाँ पर बता रहा हूँ वैसे ही प्रसंग आपको थोड़ा बहुत लिख देना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमारे देश के दिव्य स्वरूप, प्राचीन महिमा और अतीत के गौरव का वर्णन किया है, वैसे ही आपको लिखना है प्रसंग, ठीक है। मेन बात है आपकी व्याख्या की, मेन बात है आपकी व्याख्या किस तरीके से आपको देनी है, ठीक है। तो व्याख्या पर यहाँ पर एक बार ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। यहाँ पर कभी कहना चाह रहा है कि भारत एक महान एवं प्राचीन देश है। कैसा है आपके, भारत क्या है, आपके एक दिव्य देश है। भारत एक महान एवं प्राचीन दिव्य देश है। कैसा है आपके, दिव्य देश है, जिसके मस्तक पर, जिसके आपके मस्तक पर आपके हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट सुशोभित है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से आपके हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट सुशोभित है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, यानी कि कभी कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि भारत एक महान एवं प्राचीन अलौकिक देश है, एक दिव्य देश है, जिसके मस्तक पर, जिनके मस्तक पर आपके हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट सुशोभित हो रहा है। आप भारत का मैप देखते होंगे तो भारत के मैप में ऊपर वाला जो हिस्सा है, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, उसको पूरा लेकर आप देखेंगे तो वो हिमालय है, जैसे हिमालय हमारे देश का मुकुट हो। यानी भारत एक ऐसा दिव्य एवं आपके भारत एक ऐसा क्या है, आपके महान एवं प्राचीन दिव्य देश है, जिसका जो मस्तक है वो हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है। आगे देखेंगे, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। यहाँ पर कभी कहा रहा कि जिनके जय गीतों से, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे वो इतने गुणी थे, इतने बलवान थे, इतने पराक्रमी थे कि उनके जय गीतों से, उन्होंने जो विजय का डंका मचाया था पूरे विश्व में, तो उनके जय गीतों से, उनके विजय गान से, उनके गुणगान से आज भी ये समस्त दिशाएं, आज भी ये चारों दिशाएं गूंज रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। करें कि उनकी जो महिमा थी, उनकी जो महानता थी, उसका अविरल निरंतर साक्षी है, स्वयं गवाह है सत्य रूप हिमगिरिवर, यानी कि आपके यहाँ पर बताने रहे कि उनके सत्य स्वरूप का, ठीक है, आपके साक्षी है, गवाह है आपके हिमालय गिरिवन, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो आपके हिमालय पर्वत है, आपके गिरि है, वन प्रांत हैं, वर यानी पेड़ पौधे वगैरह हैं, ये क्या हैं, उनकी महिमा के साक्षी हैं। हमारे पूर्वज जो थे उनकी महिमा के, उनके पराक्रम के साक्षी हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, यानी कि वे हमारे ही पूर्वज थे जिनकी महिमा के साक्षी हिमालय पर्वत, वन प्रांत और पेड़ पौधे हैं। समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखेंगे, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। यहाँ पर बताने की प्रयास कर रहे हैं कि वह हमारी ही भारत भूमि थी, वह हमारी ही भारत भूमि थी जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, जिसके सीने पर, यानी कि हमारी भारत भूमि है, सीने को यहाँ पर आपके भारत भूमि दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत भूमि को सीने के रूप में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उतरा करते थे विमान दल, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर, यानी कि हमारे देश के जो पूर्वज थे उनकी जो महिमा है, उनकी जो महानता है, ये पूरे विश्व में इस कदर फैली थी कि आपके अनेक देशों के विमान दल, अनेक देशों के विमान के जो समूह हैं वे हमारे देश में आते थे कि हमारे पूर्वज कैसे हैं उनको देखने।
आपको समझ में आ रहा होगा कि उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर, यानी कि जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर, यानी कि हमारी भारत भूमि पर ही आपके अनेक जो विमानों के समूह हैं वो उतरते थे, यहाँ पर आते थे, ये देखने के लिए कि हमारे पूर्वज कितने महान हैं, यानी कि हमारे पूर्वज जो थे उनकी महिमा का जो महानता है वो पूरे विश्व में फैली हुई थी। तो यहाँ पर आपको व्याख्या समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य को समझते हैं। काव्यगत सौंदर्य मैंने आपको बता ही दिया एक बार, वैसे ही आपको काव्यगत सौंदर्य आपको लिखना है। भाषा आपको सेम वही लिखनी है कि भाषा कैसी है भाई, तो भाषा आपकी साहित्यिक खड़ी बोली है, ठीक है। शैली अगर आपसे पूछ ले तो आप शैली में भावात्मक लिखिएगा, ठीक है, भावात्मक लिखिएगा, वर्णात्मक लिखिएगा। गुण पूछ ले तो गुण आपको ओज ही रखना है। रस पूछ ले तो आपको वीर रस ही बताना है। छंद पूछ ले तो आपको मात्रिक छंद ही बताना है। और शब्द शक्ति पूछे तो आपको व्यंजना ही बताना है। तो सेम वैसे ही काव्यगत सौंदर्य आपको लिखना है। भाषा, शैली, गुण, रस, छंद, सब शक्ति, और थोड़ा सा अलंकार आपको समझना है। अलंकार हर पंक्तियों में अलग अलग होता है, तो अलंकार आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो अलंकार में आपको अनुप्रास अलंकार देखना है, ठीक है। जिनके विजय, जिनके जय, ठीक है। ज वर्ण की पुनरावृत्ति देखने को मिल रही है, ठीक है। ज वर्ण की पुनरावृत्ति देखने को मिल रही है। साक्षी सत्य में स वर्ण की पुनरावृत्ति देखने को मिल रही है। आप भी देखिए भाई, आपके विस्तृत वक्षस्थल की बात करते हैं यहाँ पर, व वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें देखिए ज वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। साक्षी सत्य में स की और विस्तृत वक्षस्थल में व वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कैसा अलंकार है बेटा? अनुप्रास अलंकार है। इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। आगे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा रूपक अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है। कहाँ कहाँ पर है रूपक अलंकार? तो ये जो सर्वोच्च मुकुट दिख रहा है, और ये जो आपको सत्यरूप हिमगिरिवर में आपको उपमेय में उपमान का आरोप है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। यानी कि जो आपके मुकुट है उसको ही आपके हिमालय माना जा रहा है, यानी कि हिमालय को ही मुकुट और मुकुट को हिमालय माना जा रहा है। कोई उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है। उपमेय और उपमान में आपके उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है, अभेद की भावना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो आप लिख सकते हैं कि सर्वोच्च मुकुट और सत्य रूप हिमगिरिवर में उपमेय में उपमान का आरोप है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। तो इस तरीके से हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं आपके पद्यांश नंबर 3 की तरफ। कितने पद्यांश हैं इसमें? तो आपके 8 पद्यांश हैं। 4 पद्यांश आज हम लोग पढ़ लेते हैं और 4 पद्यांश हम लोग कभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। पद्यांश नंबर 3। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। देखेंगे, आपको अब दिख रहा होगा, सागर निज छाती पर जिनके। संदर्भ आपको वैसे ही लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है। यह कविराम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वप्न खंड काव्य से लिया गया है, ठीक है। संदर्भ हो गया। प्रसंग आपको कैसे लिखना है? प्रसंग आपको सिंपल है, प्रसंग आप स्वयं लिख सकते हैं। प्रसंग में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है कि जो कवि ने हमारे पूर्वजों की गरिमा तथा समर्पण भाव का चित्रण किया है। हमारे जो पूर्वज थे उनकी गरिमा और समर्पण भाव का चित्रण किया है, प्रसंग है। व्याख्या आपको कैसी लिखनी है उसको समझेंगे। काव्य का सौंदर्य भी वैसे का वैसे रहता है। तो देखेंगे यहाँ पर व्याख्या को एक बार समझते हैं कि सागर निज छाती पर जिनके अगणित मतलब होता है आपके अनगिनत, मैंने बताया था। अर्णव पोत यानी समुद्री जहाज। अर्णव मतलब होता है दोस्तों आपके, अर्णव मतलब होता है समुद्र। अर्णव मतलब क्या होता है बेटा? तो अर्णव मतलब होता है समुद्र। याद रखिए कि अर्णव मतलब क्या होता है? तो समुद्र होता है, ठीक है। पोत मतलब क्या होता है? तो पोत मतलब होता है जहाज। क्या होता है आपके? पोत मतलब होता है आपके जहाज। उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित। प्रमुदित मतलब होता है प्रसन्न होकर, ठीक है। आमोद प्रमोद आप लोग सुनते होंगे, तो प्रमुदित मतलब होता है आपके प्रसन्न होकर, प्रसन्न होकर। भूमंडल के सकल तटों पर। भूमंडल यानी क्या होता है आपके? भूमंडल मतलब होता है आपके पृथ्वी मंडल, ठीक है। भूमंडल यानी पृथ्वी मंडल। कई प्रकार के मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। वैसे ही जो भूमंडल मतलब होता है जो पृथ्वी का ये मंडल है उसे कहते हैं, ठीक है। सकल मतलब होता है समस्त, संपूर्ण। मैंने बताया था अभी आपको पीछे ही, सकल दिशाएं में। तटों पर नदियाँ जिसकी यश धारा सी, यश रूपी धारा जो होती है,
बहती हैं अब भी निशिवासर। निशि मतलब होता है आपके रात, वासर मतलब दिन होता है, ठीक है। तो होता है आपके निशिवासर मतलब रात दिन, निशिवासर मतलब होता है आपके रात दिन, ठीक है। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। ये कठिन शब्दों के अर्थ हो गए, ठीक है। कठिन शब्दों के आपके अर्थ हो गए। अर्णव मतलब समुद्र, पोत मतलब होता है जहाज, प्रमुदित मतलब प्रसन्न होकर, भूमंडल मतलब पृथ्वी मंडल, निशिवासर मतलब रात दिन, सकल मतलब संपूर्ण, ठीक है। ये कठिन शब्दों के अर्थ आपको समझ में आ गया, और कठिन शब्दों के अर्थ अगर समझ में आ गए तो व्याख्या करना बहुत ही आसान हो जाता है। व्याख्या करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखेंगे, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। यहां पर कभी कहना चाह रहा है कि जो हमारे पूर्वज थे, हमारा देश का कैसा इतिहास रहा है, गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जिस पर हम गौरव कर सकते हैं, जिस पर हम घमंड कर सकते हैं, ऐसा इतिहास रहा है हमारे देश का। यहां पर बता रहे हैं कि सागर मतलब होता है कि समुद्र, समुद्र स्वयं ही जिनकी सेवा में लीन रहता था, समुद्र स्वयं ही जिनकी सेवा में लीन रहता था, वह अपने वक्ष पर, अपनी निज छाती पर, अपने छाती पर, अपने वक्ष पर अनेक अनगिनत जहाजों को, अगणित अनगिनत जहाजों को, अर्णवपोत जहाजों को, समुद्री जहाजों को उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। आपके प्रसन्नता से पृथ्वी के समस्त तटों पर, सकल तटों पर, पृथ्वी के समस्त तटों पर आपके पहुंचाया करता था। तो इतनी पंक्तियां आपको क्लियर हो गई कि कवि कहता है, कवि क्या कहता है भाई, तो आपके कवि कहता है कि हमारे देश का, हमारे पूर्वजों का क्या रहा है, गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। जो सागर है, जो समुद्र है, स्वयं उनकी सेवा में लीन रहता था। वह अपने स्वयं के वक्ष पर, निज छाती पर, अपनी निजी छाती पर अनगिनत जहाजों को उठाकर प्रसन्नता के साथ, दुखी होकर नहीं, प्रसन्नता के साथ उसे पृथ्वी मंडल के अनेक तटों पर पहुंचाया करता था। किस तरीके से सेवा करता था बता रहे हैं भाई, ध्यान देखिएगा आप लोग। आगे देखिएगा, नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर। करें कि नदियां, करें कि हमारे देश में जो नदियां हैं, ठीक है, जो नदियां क्या होती हैं, बहती हैं निशिवासर, रात दिन जो नदियां बह रही हैं, जिसकी यश धारा सी, ऐसा लगता है वो हमारे पूर्वजों के यश की धारा हो, यश रूपी धारा हो जो बह रही है। यानी कि नदियां एक ऐसी बह रही हैं जैसे हमारे पूर्वजों का गुणगान कर रही हों, ठीक है। तो यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश में रात दिन बहने वाली नदियों को देख कर तो ऐसा लगता है मानो वे हमारे पूर्वजों का यशोगान गा रही हों। यानी कि उनकी जो धारा है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी जो धारा है वो यश रूपी धारा है, वो आपके यश रूपी धारा है हमारे पूर्वजों की। यानी कि वे आपकी क्या कर रही हैं, वे हमारे पूर्वजों का यशोगान कर रही हैं। और कहते हैं कि धन्य है वे हमारे पूर्वज, धन्य है वे हमारे पूर्वज जिन्होंने देश का वो गौरवान्वित रूप देखा, जो समुद्र जब हमारे देश की सेवा में लीन रहता था, अपनी छाती पर अनगिनत समुद्री जहाजों को उठाकर आपके पृथ्वी के समस्त तटों पर इधर से उधर ले जाया करता था। जो नदियां हैं, ऐसा लग रहा है मानो वे हमारे पूर्वजों की जो यश रूपी, यश जो था, जो उनका पराक्रम था, जो उनका वैभव था, उसी के रूप में ये बह रही हों। यानी हमारे पूर्वजों का यशोगान गा रही हों, ऐसा प्रतीत होता है जब नदियों को हम लोग रात दिन जो बह रही हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है। और धन्य है वे हमारे पूर्वज जिन्होंने देश के उस गौरवान्वित रूप को देखा। आगे करें, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। करें उनके चरण चिन्ह को, यानी कि यहां पर बहुत अच्छी बातें बताने का प्रयास कर रहा है कि आज भी ऐसा माना जा रहा है कि उनके चरण चिन्ह आपके नदियों और समुद्रों के तट पर मिल जाएंगे, इनके तटों पर मिल जाएंगे, पा जाएंगे आप। इसका अर्थ ये है, लेकिन इसको कहने का आशय क्या है, इसका आशय क्या है, आशय ये है कि कवि कहना चाह रहा है कि अगर आप पूर्वजों के समान जैसे पूर्वज व्यवहार करते थे, वैसा व्यवहार अगर आज आप करने लगे तो आप फिर से उसी प्रकार के यश की प्राप्ति कर सकते हैं, देश को फिर से वैसा ही गौरवान्वित रूप प्रदान कर सकते हैं। यानी कि कह रहे हैं कि अपने पूर्वजों के समान व्यवहार करने से आज भी हमें हमारे यश की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। ये यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो काफी अच्छी पंक्तियां थी कि सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर। ढूंढोगे उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर।
आगे बढ़ेंगे भाई, आपके काव्य, बहुत लोग कहेंगे सर काव्यगत सौंदर्य तो बताया ही नहीं भाई। आपके काव्यगत सौंदर्य क्या है? काव्यगत सौंदर्य तो बिल्कुल वैसा ही है, भाषा वही है, शैली वही है, गुण वही है, रस वही है, छंद वही है, शब्द शक्ति भी वही है, केवल आपको अलंकार चेंज कर लेना है। और आप भी तो इतना पढ़ रहे हैं अलंकार, तो आप लोग जानते हैं कि कहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार देखना है। आप देख रहे होंगे अगणित अर्णव में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। आवरण की पुनरावृत्ति आपको दिख रही होगी साफ साफ। चरण चिन्ह की बात कर लेते हैं तो आपकी आपके में चरण की पुनरावृत्ति आपको दिख रही है, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि अगणित में आपको अ भी है और ऋणा भी है, अ भी है और ऋणा भी है। तो अगणित अर्णव कामा चरण चिन्ह में अ लिखेंगे आप, अ ऋण और च वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कैसा अलंकार है बेटा? अनुप्रास अलंकार है। तो ये हो गया एक। इसके अलावा आपको उपमा अलंकार है, ठीक है। उपमा अलंकार है जहाँ पर सी का प्रयोग होता है, ठीक है। सीसा समतुल्य नाई, ये आपका ट्रिक है। सी सा समतुल्य नाई, ये शब्द अगर दिख जाए तो यहाँ पर होता है आपके उपमा अलंकार। कैसा अलंकार होता है आपके? उपमा अलंकार होता है। आप लिखेंगे यस धारासी में उपमेय में उपमान की समानता को व्यक्त किया जाता है। उपमेय में उपमेय उपमान, ठीक है। ये चीज़ें आप जानते होंगे। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। तो उपमेय में उपमानता की समानता को व्यक्त किया गया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है, ठीक है। ये लिख देंगे यहाँ पर। और ये इंपॉर्टेंट जो जीते हैं मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर थोड़ा सा रूपक अलंकार भी एक स्थान पर है। रूपक अलंकार भी है, आपको दिख रहा होगा कि इस पद्यांश में मनुष्य के यश की वृद्धि का परिचय नदी रूपी धारा से दिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। यानी कि जो नदी की धारा है, ठीक है, जो नदी की धारा है उसको आप बता रहे हैं, उसको आप बता रहे हैं कि मनुष्य की जो वृद्धि थी, यानी पूर्वजों का जो यश था, पूर्वजों की जो वृद्धि थी, उसको आप दिखा रहे हैं कि नदी के रूप में। तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। हालांकि अगर रूपक न लिख पाए तो आप ये दोनों भी लिख देंगे, एक उपमा अलंकार और एक आप अनुप्रास अलंकार, तब भी आपको पूरे अंक मिल जाएंगे, ठीक है। काव्य का सौंदर्य में आप जब भाषा लिखेंगे, आप जब शैली लिखेंगे, गुण लिखेंगे, रस लिखेंगे, छंद लिखेंगे, शब्द शक्ति लिखेंगे, और अलंकार में ये 2 अलंकार लिख देंगे ना, तो आप यकीन मानिए कि पूरे 6 अंक आपको मिलेंगे। क्योंकि काव्यगत सौंदर्य बहुत कम बच्चे अच्छे से लिख पाते हैं। काव्यगत सौंदर्य क्या होता है? बहुत कम बच्चे अच्छे से लिख पाते हैं। तो एग्जामिनर भी जब कॉपी चेक करता है तो वो पहले ही देखता है काव्यगत सौंदर्य। जब उसको दिखता है कि हाँ यार तो भाई भाषा भी अच्छी लिखी है अब बच्चे ने, शैली भी बिल्कुल सही डाली है, ठीक है, आपके रस भी बिल्कुल सही लिखा है, गुण भी बिल्कुल सही लिखा है, तो क्या करता है? पूरे अंक आपको दिख देता है कि हाँ मतलब कि बच्चा जानकार है। तो अगर आपकी व्याख्या वगैरह थोड़े से कम भी अच्छे हैं, ठीक है, तभी आपको पूरे 6 अंक मिल जाते हैं। इस बात को याद रखिए, काव्यगत सौंदर्य पर पकड़ मजबूत रखिए। तो ये पद्यांश 3 हो गया। पद्यांश 4 की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे और समझेंगे कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो चलिए भाई, अगर ये पंक्तियां पेपर में आ जाती हैं, मान लीजिए आई हुई हैं ये पंक्तियां कई बार एग्जाम में 2011 में 2005 में कई बार रिपीटेड हैं, तो आप देखिएगा संदर्भ आपको लिखना है। आप जानते हैं कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है। यह कविराम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वप्न खंड काव्य से लिया गया है। व्याख्या आपको करनी है। क्या करनी है आपको? व्याख्या करनी है। कैसे करेंगे? तो व्याख्या बहुत सिंपल है, उसको भी मैं बताऊंगा। प्रसंग आपको थोड़ा बहुत लिखना होता है कि इस पंक्तियों में क्या कहा गया है। तो पंक्तियों में क्या कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से प्रेम रखना चाहिए, ऐसी बातें कवि ने कही हैं। प्रसंग हो गया, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य समझना है, समझते हैं। आइए हम लोग समझ लेते हैं। कवि कह रहा है कि विषुवत रेखा, ठीक है, एक बार कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा का मतलब क्या होता है आपके? विषुवत रेखा का मतलब होता है आपकी भूमध्य रेखा। जो रेखा भू के मध्य में है, ठीक है, ग्लोब पर जो भू के मध्य में रेखा खींची गई है उसे कहते हैं विषुवत रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका शब्द है वासी। वासी मतलब होता है आपके निवासी, वासी मतलब होता है आपके निवासी, ठीक है। जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग। अनुराग मतलब होता है आपके प्रेम। अनुराग मतलब क्या होता है आपके? प्रेम। अलौकिक यानी दिव्य, वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी, ध्रुववासी यानी शीतल या ध्रुव प्रदेश में। ध्रुववासी यानी कि शीतल में, ठंडे में या फिर ध्रुव प्रदेश में रहने वाला जो होता है, ठीक है, वासी मतलब रहने वाला। जो हिम में तम में, हिम मतलब होता है आपके बर्फ में, तम मतलब होता है अंधकार में, जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। निछावर मतलब होता है त्याग देता है, ठीक है। तो ये कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। आइए हम लोग थोड़ा सा व्याख्या को समझ लेते हैं, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा
व्याख्या को समझ लेते हैं। आपके व्याख्या को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। भाई अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। और हिंदी के तमाम पाठ भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में जाइए और तमाम पाठ जो है, जैसे आपके स्वदेश प्रेम के अलावा चींटी, हिमालय से आपके चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, जो है सारे पाठों का मैंने आपको ऐसे ही एक एक पाठ आपको बहुत ही विस्तार से पढ़ाया है। तो आप जाकर उन चीज़ों को भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अथवा हमारा नंबर है 9580482638। इस पर हमें आप व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर फ़ोन करके आप सारी वीडियो के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, सुझाव सलाह भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सब थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अब हम लोग व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। करें कि यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कवि ये कहना चाह रहा है कि हमें अपने देश से क्या करना चाहिए, असीम प्रेम करने की प्रेरणा देना चाह रहा है। कवि अपने देश से असीम प्रेम करने की प्रेरणा देता हुआ क्या कहता है कि विषुवत रेखा का वह भूभाग, विषुवत रेखा का वह भूभाग जहाँ पर अत्यंत गर्मी पड़ती है, क्या होती है, जहां पर असहनीय गर्मी पड़ती है, वहां का जो निवासी होता है, वहां का जो वासी होता है, वो नित हाँफ हाँफ कर, वह आपके हाँफ हाँफ कर जीवन बिता लेता है, लेकिन वह भी अपनी मातृभूमि पर क्या होता है, आपके अनुराग अलौकिक दिव्य प्रेम रखता है। यानी कि उसके उस भूभाग पर इतनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन उसके मन में ये नहीं आता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, कहीं दूसरे स्थान पर रहते हैं जहाँ का मौसम हमारे अनुकूल हो। वह अपनी मातृभूमि पर, मातृभूमि यहाँ पर जहाँ पर आपने जन्म पाया है, वह अपनी मातृभूमि से इतना अनुराग अलौकिक यानी इतना दिव्य प्रेम रखता है अपनी मातृभूमि पर कि वह विषुवत रेखा का वह भूभाग जहाँ पर असहनीय गर्मी पड़ती है, लेकिन वहाँ का वह निवासी क्या करता है, आपके सदैव हाँफ हाँफ कर जीवन बिता लेता है, लेकिन वह कभी अपनी मातृभूमि से अलग होने का विचार नहीं रखता है, क्योंकि वह अपनी मातृभूमि पर दिव्य प्रेम रखता है, ठीक है। यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं, आगे लिख रहे हैं कि ध्रुववासी जो हिम में तम में, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निक्षावर। करें ध्रुववासी, ध्रुववासी यानी कि आपके ध्रुव प्रदेश में रहने वाला, ध्रुववासी यानी ध्रुव प्रदेश में रहने वाला, ध्रुव प्रदेश जहाँ पर अत्यंत ठंड पड़ती है, बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ जम जाती है, अगर आप हिलते डुलते नहीं हैं तो इतना तापमान इतना कम रहता है कि आप जम जाएंगे वहाँ पर। तो ध्रुवीय प्रदेश जहाँ वर्ष के अधिकांश महीनों में बर्फ जमी रहती है, भीषण सर्दी के कारण कांपते हुए हिम में तम में, आपके बर्फ में अंधकार में आपके कांप कांप कर कांपते हुए वे अपना जीवन बिता लेते हैं। ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले जहां पर अत्यधिक आपके ठंड पड़ती है, वर्ष के अधिकांश महीनों में बर्फ जमी रहती है, वे बर्फ में अंधकार में सदैव कांप कांप कर अपना जीवन बिता लेते हैं, लेकिन वह भी अपनी मातृभूमि पर, वह भी अपनी जन्मभूमि पर अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं, लेकिन वहां से अलग होने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वे अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम करते हैं। वे असहाय शारीरिक कष्ट को सहते हैं, लेकिन फिर भी वहीं रहना पसंद करते हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहता है, कवि अपने देश से असीम प्रेम करने की प्रेरणा देना चाह रहा है, अपने देश से असीम प्रेम करने की प्रेरणा दे रहा है। तो ये आपको एक विषुवत रेखा के निवासियों को और एक ध्रुववासी के निवासियों का एक एग्जाम्पल देकर बहुत ही शानदार सी पंक्तियां ये प्रस्तुत की गई हैं। शायद आपको समझ में इसकी व्याख्या आ गई होगी। और हम लोग थोड़ा सा काव्यगत सौंदर्य समझेंगे। काव्यगत सौंदर्य में आपको क्या लिखना है बेटा, तो काव्यगत सौंदर्य में सर हमको क्या लिखना है, हमको सर भाषा लिखनी है। भाषा क्या लिखेंगे, भाषा लिखेंगे साहित्यिक खड़ी बोली। आप क्या लिखेंगे, शैली क्या लिखेंगे, शैली आप लिखेंगे ये भावात्मक शैली है। आप गुण लिखेंगे, क्या लिखेंगे गुण में, आप गुण में लिखेंगे कि सर ये तो ओज गुण का प्रयोग किया गया है, सर ये तो ओज गुण का प्रयोग किया गया है। आप लिखेंगे रस कैसा है, कहेंगे सर ये तो वीर रस है। कहेंगे छंद कैसा है, आप कहेंगे सर ये तो मात्रिक छंद है। मैं कहूँगा शब्द शक्ति क्या है, आप कहेंगे ये सर ये तो व्यंजना है, ये तो व्यंजना है। और मैं आपसे पूछूंगा कि अलंकार बता दो कि इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आप कहेंगे कि चलिए सर अभी आपको दिखा देता हूं कि अनुराग अलौकिक में अवर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। अनुराग अलौकिक में
आवर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, मातृभूमि में म वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है और ध्रुववासी में व वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर आपके अनुप्रास अलंकार है। समझ में आ गया? यहां पर अ, यहाँ पर माँ और यहाँ पर व वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर क्या है, आपके अनुप्रास अलंकार है। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। देखिए कांप कांप और हाफ हाफ, तो हाफ हाफ और आपके कांप कांप में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कैसा अलंकार है? आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, समझ में आ गया? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और आपके अनुप्रास अलंकार, ये दो अलंकार आपको लिख देने हैं, पूरा नंबर कोई काट नहीं सकता है। तो ये 4 पद्यांश आज हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, भाव साम्य कुछ लोग कह रहे हैं, तो भाव साम्य भी होता है। ठीक है, भाव साम्य भी होता है, लेकिन वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना डीप नहीं जाना है। भाव साम्य आप लिख सकते हैं कि कवि के समान महर्षि वाल्मीकि ने भी जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर माना है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, उन्होंने कहा है कि जन्मी जन्मभूमि जो होती है वो स्वर्ग से भी बड़ी होती है। तो भाव साम्य लिखना अगर आपको आ रहा हो तो कभी आप लिख सकते हैं, कोई बहुत अनिवार्य नहीं होता है। इसके अलावा आपका पद्यांश 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा, चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ भी बताइएगा। शानदार तरीके से हिंदी के पाठ के लिए अगला कौन सा पाठ आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि अगला कौन सा पाठ आप पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, कौन से विषय आप पढ़ने चाह रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।